हेलो एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं और आपकी स्टडीज भी बहुत अच्छी चल रही है। तो गतिमान आवेश और चुंबकत्व हम फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं धारामापी और धारामापी के प्रकार। और इन्हीं प्रकारों में एक इम्पॉर्टेंट जो आपके 12th के सिलेबस के हिसाब से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, निलंबित कुंडली धारामापी, जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसकी संरचना, इसका सिद्धांत, सब कुछ इसके बारे में जो है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय गवाए। एक और बात, आज हम इंस्टाग्राम पर लाइव गए थे, जितने बच्चे जुड़े थे थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। जल्दी ही हम यूट्यूब पर भी लाइव आएंगे आपसे इंटरेक्ट होने के लिए। तो समझते हैं, हमारा आज का टॉपिक है धारामापी। सबसे पहले तो समझिए कि धारामापी है क्या। धारामापी ऐसे यंत्र हैं जो आपको ये बताते हैं कि हाँ भैया धारा आ रही है या धारा की मात्रा कितनी है। तो आप ये कह सकते हो कि धारा को बताने वाले या धारा के बारे में इंफॉर्म करने वाले या फिर किसी विद्युत परिपथ में या किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा की दिशा को बताने वाले उपकरण को ही कहा जाता है धारामापी। एक बार ध्यान से समझना, किसी विद्युत परिपथ में यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो हम बनाते हैं, विद्युत परिपथ में धारा की दिशा की किस दिशा से धारा आ रही है। नाम से ऐसा लग रहा होगा कि धारा को मापने वाले उपकरण को धारामापी कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मिथ है, सुधार लेना। किसी विद्युत परिपथ में धारा की दिशा बताने वाले उपकरण या ये बताने वाले कि हाँ धारा आ रही है, उपकरण को ही धारामापी कहते हैं या गैल्वेनोमीटर कहते हैं, धारामापी कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट या विद्युत परिपथ में धारा की दिशा को बताने वाले उपकरण ही है धारामापी। थोड़ा सा लो फील कर रही हूँ मैं, तो कहीं कहीं अगर आपको ऐसा लगे कि मैडम थोड़ा सा डाउन है तो प्लीज समझने की कोशिश करना। मेरा स्वास्थ्य ना कुछ ठीक नहीं चल रहा, कुछ दिनों से बताया था मैंने आपको, लेकिन कोई नहीं, फिर भी आपका प्यार है कि वीडियो हम कंटिन्यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ड्यू टू मतलब थोड़ा सा बिजी शेड्यूल बताया था मैंने आपको कि ऑफलाइन बैचेस हैं हमारे, उसके बावजूद आपको ऑनलाइन लेक्चर्स कंटिन्यू मिल रहे हैं। तो सपोर्ट करो यार, आप भी हमारी हिम्मत को थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिए और शेयर कीजिए वीडियोस को, क्योंकि व्यूज बहुत कम आ रहे हैं और आप ही के सपोर्ट से ये सब आगे बढ़ सकता है। चलिए वापस आइए टॉपिक पर, इधर उधर की बातें तो होते रहती हैं। किसी विद्युत परिपथ में धारा की दिशा बताने वाले उपकरण ही धारामापी या गैल्वेनोमीटर हैं और ये दो प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार? तो पहले होते हैं बेटा चल चुंबक धारामापी, चल चुंबक धारामापी, और दूसरे होते हैं चल कुंडली धारामापी। सॉरी गलत लिख दिया, चल कुंडली धारामापी। अगर किसी धारामापी में, आपके सामने एक धारामापी का डायग्राम है, इसे मैं समझाऊंगी अभी, लेकिन थोड़ा सा इसी से समझो। अगर किसी धारामापी में ये जो चुंबक है ये घूम रहे हैं, लेकिन अगर जो कुंडली इसके अंदर होगी वो स्थिर होगी। चुंबक रोटेट हो रहे हैं, घूम रहे हैं, और कुंडली अपनी जगह पर फिक्स है, उसमें कोई रोटेशन नहीं हो रहा, तो ऐसे धारामापी को बोलेंगे चल चुंबक धारामापी। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्पर्शज्या धारामापी, स्पर्शज्या धारामापी। ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर किसी धारामापी में चुंबक चलायमान हो, यानी कि चुंबक घूम रहा हो, लेकिन उसकी जो कुंडली हो वो अपनी जगह कुंडली मार के बैठी हो, मतलब फिक्स हो, उसमें कोई रोटेशन ना हो रहा हो, तो ऐसे धारामापी को कहा जाता है चल चुंबक धारामापी। और इसका उदाहरण है स्पर्शज्या धारामापी। वही
दूसरी बात अगर हम करें, आपके सामने जो डायग्राम बना है वो एक चल कुंडली धारा मापी का है। तो ऐसे धारा मापी जिनमें कुंडली घूम रही हो, ये कुंडली मार के नहीं बैठी बेटा, इसको घूमना पड़ेगा, जबकि इसमें जो चुंबक लगे होंगे वो अपनी जगह फिक्स होंगे। चुंबक फिक्स है लेकिन कुंडली घूम रही है, तो ऐसे धारा मापी को हम कहते हैं चल कुंडली धारा मापी। और इसके अंतर्गत आपके सिलेबस में दो है। पहला होता है बेटा निलंबित कुंडली धारा मापी, निलंबित कुंडली धारा मापी, और दूसरा होता है वेस्टर्न टाइप धारा मापी, वेस्टर्न टाइप धारा मापी, जिसे किलकित कुंडली भी कहा जाता है, किलकित कुंडली धारा मापी। आपको ये दोनों पढ़ने हैं। आपके सिलेबस में 12th में बोर्ड में निलंबित कुंडली भी दिया है और वेस्टर्न टाइप या किलकित कुंडली भी दिया है। जहां पे भी कुंडली वर्ड आया मतलब समझ जाना कुंडली घूम रही है जबकि चुंबक फिक्स है, ऐसे धारा मापी को कहा जाता है चल कुंडली धारा मापी। और इनके दो प्रकार हैं, फर्स्ट इज निलंबित कुंडली धारा मापी और सेकंड है आपका वेस्टर्न टाइप धारा मापी, जिसे किलकित कुंडली धारा मापी भी कहा जाता है। आपके सिलेबस में ये दोनों हैं, हमें दोनों पढ़ना है, लेकिन आज मैं आपको ये पढ़ाऊंगी। हमारा मेन टॉपिक अब चालू होता है। मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो दिया धारा मापी के बारे में कि ये होते क्या हैं, कैसे उपकरण हैं और इनके कितने प्रकार हैं। अब हम समझते हैं निलंबित कुंडली धारा मापी को, या सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर भी इसे कहा जाता है, कि ये होता क्या है, इसकी संरचना कैसी है और इसका सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, ये सब कुछ हम समझेंगे। आपके सामने मैंने पहले से, चूंकि टाइम लगता है तो चित्र बना के रखा है, लेकिन इनके पार्ट्स के नाम कुछ भी इसमें पहले से इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये बनाते बनाते समझाते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। अगर पहले से आयता बना के रख देती पूरा तो आपको कुछ समझ में नहीं आता है ना। तो ये जो डायग्राम आपके सामने बना है ये है बेटा निलंबित कुंडली धारा मापी का, जिसे अब हम विस्तार से समझेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बोर्ड को इतना साफ कर देती हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, शॉर्ट में अपने नोट्स में बना लेना। हट गई मैं, 1 2 3। ठीक है, चलो समझते हैं हम किसको, निलंबित कुंडली धारा मापी को। चलिए देखिए, आपके सामने डायग्राम बना हुआ है किसका, निलंबित कुंडली धारा मापी का। मैं बाकायदा यहाँ लिख देती हूँ, क्या है ये, निलंबित कुंडली धारा मापी। ठीक है, निलंबित कुंडली धारा मापी आपके सामने प्रदर्शित है। अब अगर हम पार्ट्स की बात करें कि इसे बनाया कैसे जाता है, तो मैं जैसे बोलूंगी ना, संरचना आपकी ठीक वैसे ही है और आपको वैसे ही लिखनी है। ये संरचना है निलंबित कुंडली धारा मापी की। अब हम समझते हैं कि इसे बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले लोहे का एक आयताकार फ्रेम लेंगे, लोहे का, नरम लोहे का क्रोड जिसे कहा जाता है, आयताकार हमने फ्रेम लिया, बीच का जो हिस्सा है उसे फ्रेम कहा जाता है या फिर क्रोड कहते हैं बेटा। काय का है ये, लोहे का, और शेप में कैसा है, आयताकार। इस लोहे के टुकड़े के ऊपर हम तांबे के अलग अलग तारों को लपेटेंगे। लोहे का टुकड़ा लिया और इस पर तांबे के तारों को अलग अलग ऐसे क्वाइल के जैसे लपेट दिया, और लपेट कर जो तैयार किए उसे हमने कहा कि ये क्या है, कुंडली। ये जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया है, ये ग्रीन कलर से बनाई गई कुंडली है, जो मैंने जैसे बताई वैसे ही बनाई गई है। ठीक है, हमने बना लिया, और इस कुंडली को आपने दो चुंबकों के बीच, चुंबक एक ही है बस उसके दो ध्रुव है, एक ध्रुव N और दूसरा S। एक तरफ जो ध्रुव है वो N लिया, दूसरी तरफ जो ध्रुव है वो S लिया, और दोनों चुंबकों के बीच में स्वतंत्रता पूर्वक इस कुंडली को लटका दिया। ध्यान से सुनना एक बार फिर से, लोहे के आयताकार फ्रेम पर तांबे के अलग अलग तारों को लपेटकर हमने एक कुंडली तैयार कर लिए। ये जो कुंडली है इसको हमने स्वतंत्रता पूर्वक लटका के रखे हैं
चुंबकों के बीच में, चुंबक के दो ध्रुव हैं N और S, और इनके बीच में कुंडली लटक रही है। ठीक है, ये है आपके चुंबक, और ये जो है, एक मिनट है ना, दूसरे कलर से लिखती हूँ। हाँ, ये है आपके चुंबक, जिसे क्षेत्र चुंबक कहा जाता है, और ये है आपकी जो तैयार की गई है कुंडली। कुंडली हमने तैयार कर दी है क्रोट पर लपेटकर। अब इसको स्वतंत्रता पूर्वक जिस सिरे से लटकाए उस सिरे के साथ ऊपर की तरफ ये जो लगा हुआ है ये है बेटा दर्पण, और ये दर्पण कैसा है, समतल दर्पण। और समतल दर्पण के ठीक ऊपर एक पतली सी पत्ती लगी होती है, और ये पतली सी पत्ती घूमती है दर्पण के साथ ही, जिसे कहा जाता है फॉस्फोर या ब्रॉन्ज की पतली पत्ती। ठीक है, ध्यान से देखना क्या क्या है। पहला तो आपके पास कुंडली है जो आपने लोहे पर तांबे के तार को लपेटकर बनाए। इस कुंडली को स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक के बीच में लटकाए। लटकाने के बाद आपने देखा ऊपर की तरफ कुछ नहीं है, तो हमने एक मिरर लगा दिया, और मिरर के साथ ऊपर की तरफ लगा दिया फॉस्फोर ब्रॉन्ज की पतली पत्ती। जो भी मोमेंट होगा कुंडली में आपको मिरर में दिखाई देगा, और मिरर में देखने के बाद आप बता पाओगे कि हाँ डायरेक्शन किस डायरेक्शन से धारा आ रही है। आगे इस पूरी युक्ति का संबंध आपने एक ऊपर की तरफ एक मरोड़ टोपी लिए हो, इससे किए हो, ये है मरोड़ टोपी, और इसका संबंध किए हो एक स्प्रिंग से। यहाँ पर है पेंच T1, और ये जो है ये है स्प्रिंग। क्या है बेटा, स्प्रिंग S1 कह सकते हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब आओ नीचे। अब जब आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे एक और स्प्रिंग लगी हुई है S2। हाँ, ये है आपकी मरोड़ टोपी, अभी बताया था मैंने, मरोड़ टोपी। ये है स्प्रिंग, आप इसे स्प्रिंग ही लिखिए, ये है स्प्रिंग। और ये जो स्प्रिंग है ये तो पेंच को कसने के लिए, तो इसका नाम नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। पेंच T1 लिख दिया, ये लिख दिए पेंच T2, और इतने ही पार्ट्स हैं। ये तो आपको दिख रहा है कि चुंबक है, तो ये खाली फोकट जगह भरने से क्या फायदा, डायग्राम अच्छा नहीं दिखता ऐसे, है ना। तो जो जो लिखने वाली चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। कुंडली कैसे तैयार की वो मैंने आपको बता दिया, और ये जो मैंने अभी आपको डिटेल में समझाया है ये है संरचना किसकी, निलंबित कुंडली धारामापी की। अब ध्यान से सुनकर धीरे धीरे रोक रोक कर वीडियो को लिखना। क्या, लोहे का आयताकार फ्रेम लेकर इसके ऊपर तांबे के पृथक्कृत तारों को लपेटकर एक कुंडली तैयार की जाती है, और इस कुंडली को स्वतंत्रता पूर्वक दो चुंबकों के बीच में लटका दिया जाता है। कुंडली का संबंध एक समतल दर्पण से किया जाता है, और समतल दर्पण का संबंध होता है एक फॉस्फोर ब्रॉन्ज की पतली पत्ती से, और इस पूरी युक्ति को मरोड़ टोपी की सहायता से टांग दिया जाता है, हैंग कर दिया जाता है। ठीक है, और मरोड़ टोपी को कस के एक पेंच की सहायता से कस दिया जाता है ताकि ये हिले डुले ना। और नीचे की तरफ इसी कुंडली का संबंध एक स्प्रिंग से होता है, और स्प्रिंग का संबंध वापस से दूसरे पेज से, यहाँ पे भी इसको कस के बांध दी कि चीजें इधर उधर ना हो। इस प्रकार निलंबित कुंडली धारामापी को बनाया जाता है। यहाँ तक क्लियर। यहाँ तक हमने सिर्फ और सिर्फ निलंबित कुंडली धारामापी को बनाए कैसे हैं, इसकी संरचना क्या है ये समझे हैं, ये मैंने आपको बताया है। ये है उसका चित्र कि कैसा होता है। अब हम समझते हैं इसका सिद्धांत, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या समझना है बेटा, सिद्धांत समझना है, और सिद्धांत ही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो सिद्धांत को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले क्वेश्चन है कि अगर कोई कुंडली स्वतंत्रता पूर्वक किसी चुंबक के बीच में है तो उसके चारों ओर का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र होता है, और चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली पर ऑटोमेटिकली बल काम करता है जो कुंडली को घुमाने की कोशिश करता है। ठीक है, चलिए। और जब हमने इसमें धारा प्रवाहित किए, किसमें, कुंडली में, तो ऑलरेडी इसमें धारा के प्रवाह के कारण एक और क्षेत्र निर्मित हुआ जो इसके घूमने का क्या करेगा, विरोध करेगा। एक चाहेगा कि कुंडली घूमे, जबकि पूरा का पूरा क्षेत्र चाहेगा कि कुंडली ना घूमे। दोनों ही स्थितियां हो सकती है, यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिन करने की जरूरत है। खैर वो आगे की कहानी है। अभी देखो, इसमें बहने वाली धारा है I,
किसमें? कुंडली में बहने वाली धारा है I। कुंडली में फेरों की संख्या, जो आपने तांबे के तारों को लपेटा है ना, वो फेरों की संख्या है N। मान लीजिए कुंडली में बहने वाली धारा I है, कुंडली में फेरों की संख्या है N, फेरों की संख्या N, प्रवाहित धारा I, कुंडली का क्षेत्रफल है A, और इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र है B। चार चीजें, कुंडली में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा, कुंडली में बहने वाली धारा I, कुंडली का क्षेत्रफल, कुंडली का क्षेत्रफल A, कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या क्या है? N, व कुंडली के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र B हो। तब जैसे ही आपने धारा प्रवाहित करना चालू किए, कुंडली में जो भी परिवर्तन आएगा उस परिवर्तन को हम बोलेंगे कि लग रहा है कुंडली पर एक बल, कुंडली पर एक बल लग रहा है जो कुंडली को घुमाने की कोशिश करेगा, ताकि कुंडली धीरे धीरे करके चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर यहाँ पे क्या करने लग जाए? घूमने लग जाए। तो कुंडली को घूमने के लिए, कुंडली को घूमने के लिए इस पर एक बल लगता है जिसे कहा जाता है विक्षेपक बल आघूर्ण। धारा प्रवाहित करने पर, धारा प्रवाहित करने पर कुंडली पर लगने वाला विक्षेपक बल आघूर्ण, विक्षेपक बल आघूर्ण टाउ बराबर होगा बेटा, क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास है फेरों की संख्या N, प्रवाहित धारा I, क्षेत्रफल A, चुंबकीय क्षेत्र B, इन सबका गुणनफल ही होता है बेटा विक्षेपक बल आघूर्ण। इक्वेशन नंबर 1, टाउ बराबर NIAB निकल के आया है। जैसे ही धारा प्रवाहित करोगे कुंडली घूमने लगी, और जब घूमने लगी तो इस पर लगेगा बल ताकि घूमे और चुंबक के समानांतर, जैसे चुंबक है वैसी ही स्थिति में आ जाए। चुंबक को चाहिए कि जैसे हम हैं वैसे की वैसे कुंडली घूमकर आ जाए, और इस कारण ये चुंबक दोनों तरफ से कुंडली को घुमाने की कोशिश करते हैं, और इस पर जो बल लगाते हैं वो होता है, विक्षेप हो रहा है ना कुंडली में, कुंडली घूम रही है तो लगेगा विक्षेपक बल आघूर्ण, और विक्षेपक बल आघूर्ण बराबर को दर्शाते हैं बेटा टाउ से। कोई भी बल आघूर्ण हो दर्शाएंगे टाउ से, यहाँ पे विक्षेपक बल आघूर्ण को हमने टाउ से दर्शाया। NIAB, जितनी चीजें सामने लिखी हैं सबका कर दो गुणा, नहीं तो एक और डेरिवेशन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा आपका इसका पिछला। ठीक है, आगे अगला देखो, जैसे ही कुंडली घूमेगी ना, जैसे ही कुंडली घूमेगी तो एक बात होगी, यहाँ देखिए कुंडली जैसे ही घूमेगी तो इसके साथ कौन कनेक्ट है? स्प्रिंग। कुंडली घूमेगी तो स्प्रिंग बैठे रहेगी क्या? नहीं, स्प्रिंग भी घूमेगी। जब स्प्रिंग घूमेगी तो स्प्रिंग में देखो ऐसे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग देखे हो ना, जैसे जैसे ये घूमेगी वैसे वैसे ये ऐंठने लग जाएगी, होगा ना? क्यों? क्योंकि इसके सारे जो रोल्स हैं गोल 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 सब धीरे धीरे करके कसने लग जाएंगे, पास पास आने लग जाएंगे। जैसे ही कुंडली घूमती है उसके साथ साथ स्प्रिंग भी घूमती है, और स्प्रिंग जब घूमती है तो स्प्रिंग पर लगता है ऐंठन बल आघूर्ण। जो थ्योरी मैंने बोली आपको वो लिखनी है। कुंडली के घूमने के कारण स्प्रिंग भी घूमती है, कुंडली के साथ साथ स्प्रिंग भी घूमती है, घूमती है। तब स्प्रिंग पर कौन सा बल आघूर्ण लगेगा बेटा? स्प्रिंग पर लगने वाला ऐंठन बल आघूर्ण। ऐंठन बल आघूर्ण मैंने अब भी आपको बताया था कि कोई भी बल आघूर्ण हो, बल आघूर्ण को टाउ से दर्शाओ,
और ऐंठन बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है विक्षेप, जितना भी विक्षेप कुंडली में आए गुणित ऐंठन दृढ़ता कि घूमने के बाद ये कितनी ज्यादा ऐंठ गई। ठीक है, बल आघूर्ण को दर्शाएंगे टाउ से, विक्षेप को दर्शाते हैं बेटा फाई से, और ऐंठन दृढ़ता को यहाँ दर्शाते हैं स्मॉल के से। ठीक है, विक्षेप गुणित ऐंठन दृढ़ता। इक्वेशन नंबर 2 जो निकल के आया है वो है क्या, ऐंठन बल आघूर्ण। एक कंडीशन ये आएगी या सिचुएशन कह लो कि कुंडली जब पूरी घूम जाएगी तो स्प्रिंग पूरी ऐंठ जाएगी। मतलब या आप ये कह लीजिए कि जब स्प्रिंग पूरी ऐंठ जाएगी तो ये कुंडली को घूमने ही नहीं देगी। दोनों चीजें एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। कुंडली का रुकना तभी संभव है जब स्प्रिंग पूरी ऐंठ जाए। अब स्प्रिंग ऐंठ गई तो इसको जगह देगी क्या घूमने की, नहीं, टूट जाएगी वरना स्प्रिंग। ठीक है, तो एक ऐसी अवस्था जिसे हम संतुलन अवस्था कहेंगे, स्प्रिंग का घूमना यानी कि ऐंठना और कुंडली का घूमना दोनों क्या हो जाएंगे, बंद। ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, बंद। किस अवस्था में, एक सेकंड, किस अवस्था में, संतुलन अवस्था में। संतुलन अवस्था में क्या होगा, घूमना और ऐंठना दोनों बंद हो जाएगा। संतुलन अवस्था में विक्षेपक बल आघूर्ण, विक्षेपक बल आघूर्ण और ऐंठन बल आघूर्ण, स्प्रिंग ऐंठ रही है, ऐंठन बल आघूर्ण, ये दोनों ही एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ना तो अब कुंडली घूमेगी ना स्प्रिंग ऐंठ पाएगी, दोनों बंद। कुंडली का घूमना भी बंद और स्प्रिंग का ऐंठना भी बंद जब दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए। क्योंकि स्प्रिंग अगर पूरी तरह ऐंठ गई तो ये कुंडली को घूमने ही नहीं देगी, या कुंडली पूरी तरह घूम जाए तो स्प्रिंग पूरी तरह ऐंठ जाएगी। दोनों ही सिचुएशन में ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। विक्षेपक बल आघूर्ण भी टाउ है, ऐंठन बल आघूर्ण भी टाउ है। टाउ और टाउ की वैसे भी तुलना करते तो राइट हैंड साइड बराबर होने थे, लेकिन हमने दूसरा लॉजिक लगा दिया कि दोनों बल आघूर्ण एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर। तो बराबर कीजिए ना, किसका वेट कर रहे हो, NIAB बराबर हो जाएगा किसके, फाई के। अब धारा मापी का काम क्या है, ये बताना कि धारा कहाँ से आ रही है, इसकी दिशा क्या है, या फिर किसी परिपथ में धारा की दिशा को बताना, या ये सूचित करना कि हाँ भैया धारा आ रही है। कुल मिला के हमें धारा चाहिए, तो बाकी सारी चीजों का कर दीजिए पक्षांतर, ट्रांसफर कीजिए इनको। आई को यहीं रहने दो, फाई को अलग से लिख दो और के बटे में लिख दो बेटा NAB। अब क्यों लिखा है ये अभी समझ में आएगा। के क्या होता है, एक नियतांक, ठीक है, बटे में हमने NAB ला दिए तो ये पूरा का पूरा एक नियतांक बन गया। और यहाँ पे ये जो नियतांक है इसको हटाने पर क्या लिखेंगे हम, I समानुपाती फाई। यहाँ पे यहाँ के अपॉन स्मॉल के अपॉन NAB एक नियतांक है, इसीलिए हमने उसको हटाया, एक नियतांक है जिसे धारा मापी का दक्षता नियतांक कहते हैं। जिसे धारा मापी का, सोना नहीं है ना, धारा मापी का दक्षता नियतांक कहते हैं, नियतांक कहते हैं। कल मैडम का व्रत था, पूरा दिन व्रत करने के बाद शाम को ज्यादा कुछ खाया पिया नहीं। आज मेरे को बड़ा लूज फील हो रहा है, फिर भी मैं आपको बड़े ही अच्छे ढंग से, मतलब कह लो या जो भी कह लो, एनर्जी के साथ पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। तो थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दो यार, करना ही करना पड़ेगा। चलो, नहीं करोगे तो नजर लग जाएगी आपको, मुझे नहीं, मुझे तो नजर लगती ही नहीं। हाँ, जिसे धारा मापी का दक्षता नियतांक कहते हैं। और यहाँ पे I समानुपाती फाई निकल के आया है, इसका मतलब ये है बेटा कि निलंबित कुंडली धारा मापी में बहने वाली धारा उसकी कुंडली में जितना भी विक्षेप होगा उस विक्षेप के समानुपाती होती है, या धारा मापी में प्रवाहित धारा कुंडली में उत्पन्न हुए विक्षेप के समानुपाती होती है। यही कहता है धारा मापी का सिद्धांत या निलंबित कुंडली धारा मापी का सिद्धांत।
ऊपर देखो हम सिद्धांत ही पढ़ रहे थे ना, बिल्कुल भूल तो नहीं गए कि सिद्धांत पढ़ रहे हैं। डायग्राम आपके सामने है, संरचना कह लो या डायग्राम कह लो, जिसमें सॉरी थोड़ा सा क्रैक हुआ होगा, मैंने माइक को टच कर दिया, कोई बात नहीं। देखिए ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था, इसको आपको डायग्राम में मेंशन नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। एन को भूल जाओ, बी को भूल जाओ, ये इमेजिनरी आपको अपने दिमाग में फीड करके रखना है। और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने बस छाप दिया, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करना है ना। चलो देखो सही पढ़ाया ना मैडम ने, चेक कर लेना एक बार, वैसे सही पढ़ाया है मजाक कर रही हूँ, जस्ट किडिंग गाइस। देखिए संरचना में 2-3 बार बता चुकी, संरचना नहीं बताऊंगी। हमने जैसे ही धारा मापी में धारा प्रवाहित की, कुंडली घूमने लग गई, और जैसे ही कुंडली घूमने लग गई तो कुंडली में उत्पन्न हुआ विक्षेपक बल आघूर्ण, क्योंकि घूमने लग गई ना, अपनी स्थिति चेंज करेगी, रोटेट होगी, तो विक्षेपक बल आघूर्ण होता है टाउ बराबर NIAB। कुंडली के पास जो जो है सबका मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो एक और डेरिवेशन बढ़ा दूंगी आपका, अलग से आपको निकालना पड़ेगा विक्षेपक बल आघूर्ण। एक क्षेत्र लेंगे, उसमें हम कुंडली को लटका के रखेंगे, फिर उसको घुमाएंगे, क्षेत्र के समानांतर लाएंगे, और अल्टीमेटली आपका यही डेरिवेशन निकल के आएगा। डायरेक्ट करो, थोड़ा सा शॉर्टकट, अपना एग्जाम नियर है, मेरे पास बहुत ज्यादा है पढ़ाने के लिए, और मैंने क्लासेस स्टार्ट की हैं थोड़ा सा लेट, तो समझने का प्रयास कीजिए और समझिए। समीकरण 1 में हमने निकाला विक्षेपक बल आघूर्ण, लेकिन क्या जब कुंडली घूमेगी तो स्प्रिंग बैठे रहेगी? नहीं, स्प्रिंग भी घूमेगी, घूमकर ऐंठेगी, और जब ये ऐंठेगी तो इसमें लगेगा ऐंठन बल आघूर्ण, और ऐंठन बल आघूर्ण बराबर होता है जितना भी कुंडली में विक्षेप हुआ हो गुणित इसकी ऐंठन दृढ़ता। ये फॉर्मूला है, रट्टा मार लेना, ठीक है, सूत्र को रटना ही पड़ता है। ऐंठन बल आघूर्ण मैंने अभी बताया था, बल आघूर्ण को टाउ से दर्शाते हैं, यहाँ पे भी बल आघूर्ण है टाउ, विक्षेप है फाई, और ऐंठन दृढ़ता नियतांक कहीं के कहीं सी देखने को मिलेगा, जो मिलेगा वो बना लो, नियतांक तो नियतांक है। अब इस सूत्र में और इस सूत्र में एक चीज है कि दोनों तरफ बल आघूर्ण है, या दूसरी तरफ से आप ये भी कह सकते हो कि संतुलन अवस्था में जितना कुंडली में विक्षेप होगा उतनी ही स्प्रिंग ऐंठेगी, मतलब ये दोनों बल आघूर्ण एक दूसरे के बराबर होंगे। समीकरण 1 को यहाँ लाके लिखो, समीकरण 2 को यहाँ लाके लिखो। हमें पता है कि धारा मापी धारा की दिशा बताता है, तो धारा यहीं रहने दो, NAB को उठा के इधर पटको, जब ये पटकोगे तो के बटे में ही लेके आना, हमें इसे बनाना है एक नियतांक, और इस नियतांक को बोला जाता है बेटा धारा मापी का दक्षता नियतांक। और जब ये हटाओगे, नियतांक की वैल्यू 1 करोगे तो I समानुपाती फाई, समानुपाती का नियतांक सॉरी निशान हटाने पर बराबर में आता है नियतांक, और नियतांक को हटाने पर समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। इसको देखकर मैडम ने बोला, क्या एक मिनट चेक कर लूं क्या आ रहा है कि नहीं, पता चला मैं बकैती कर, हाँ आ रहा है। हाँ, इसको देखकर मैंने क्या बोला कि धारा मापी में बहने वाली धारा उसकी कुंडली में उत्पन्न हुए विक्षेप के समानुपाती होती है, और यही है निलंबित कुंडली धारा मापी का सिद्धांत। आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीजें कवर समझ में आई होंगी। हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने समझा धारा मापी या गैल्वेनोमीटर क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, फिर इसी के अंतर्गत चल कुंडली धारा मापी का पहला टाइप जो निलंबित कुंडली धारा मापी है, मैंने आपको उसकी संरचना, उसका स्ट्रक्चर और उसका सिद्धांत बहुत अच्छे से बहुत धीरे धीरे एक्सप्लेन किया है। अगर लेक्चर सपोर्टिव लगा हो, ऐसा लगा हो कि आपके लिए फायदेमंद है, समझ में आया है आपको, तो प्लीज 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 वीडियो को ढेर सारा प्यार देना, कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आई नीड योर सपोर्ट, प्लीज सपोर्ट कीजिए। और इफ यू आर कैपेबल फॉर फाइनेंसेस तो हमें आप फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आपके सामने रही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जो कि इसका ही बड़ा भाई है, जिसे हम कहते हैं बेस्टन टाइप धारा मापी या किलकित कुंडली धारा मापी। अब लेते हैं आपसे विदा, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।